जय माता दी। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी और अपनी सेहत का बढ़िया से ध्यान रखे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मूल मंत्र क्या है दिव्या? मूल मंत्र क्या है? 8 घंटे पढ़ाई करना, 8 घंटे सोना और 8 घंटे सोशल 8 घंटे पढ़ाई करना, 8 घंटे सोना और 8 घंटे सोशल। ठीक है, चलो लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था, लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भैया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था p = mv दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। Momentum before collision equals to momentum after collision when F equals to 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने इसका एक दो एग्जांपल किया था। ठीक, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस और लैमीज थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है। कॉन्करेंट सर, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है F1, मान के चले कि यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है F1, तो क्या ये कॉन्करेंट होगी? नहीं, ये कॉन्करेंट नहीं है। लेकिन एक फोर्स यहाँ से भी लग रही है। मान लो कि यहाँ से निकल फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू निकल एंड फोर्स ड्यू टू सूजन। दोनों एक ही पॉइंट पर फोर्स, एक ही ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। देखते हैं कौन किसको किधर हिलाता है। तो जब दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है या एक ही पॉइंट के ऊपर लग रही है तो वो कॉन्करेंट हो। तीसरा आ गया, कौन आ गया भाई? पवन आ गया। पवन बोलता मैं भी लगाऊंगा। अब फोर्स इम्बैलेंस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट तो उस तरफ मूव करेगा। यहाँ से आ गया भाई आर्यन, फोर्स ड्यू टू आर्यन, फोर्स ड्यू टू पवन। तो जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट पर लगती हैं, उन फोर्सेस को कहा जाता है कॉन्करेंट फोर्सेस। सो लिखिए, when two are more than two forces, when two are more than two forces acting at a point are called concurrent forces, are called concurrent forces। जब ये दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट पर लगती हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं कह दूं फोर्स ड्यू टू आयरन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पवन, बट फोर्स ड्यू टू सूजन इज नॉट इक्वल टू फोर्स ड्यू टू निकल, तो बताइए कि मोशन जो होगा वो किस तरफ होगा? फोर्स ड्यू टू सूजन इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू निकल। मतलब मान के चलिए कि भाई आर्यन जो फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, पवन भी 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, सूजन जो लगा रहा है वो 4 न्यूटन के लगा रहा है और निकल जो लगा रहा है वो 2 न्यूटन के लगा रहा है। तो बताइए कि नेट मोशन किस तरफ होगा? निखिल की साइड। यस एग्जैक्टली। अगर ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा इस तरफ होगा। क्या उस वक्त ये फोर्सेस बैलेंस्ड है? नहीं। यहाँ पर फोर्स बैलेंस कौन सी है? फोर्स ड्यू टू आर्यन एंड फोर्स ड्यू टू पवन जो है ये बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि दोनों फोर्स कितनी है? बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें फोर्स ड्यू टू सूजन एंड फोर्स ड्यू टू निकल जो है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, तो मोशन जो होगा उस तरफ। ठीक है, मोशन जो होगा, मोशन का डायरेक्शन ये रहेगा, वेलोसिटी इस दिशा में है। इस वक्त जो फोर्सेस है, ये जो ऑपोजिट फोर्सेस है, ये फोर्सेस हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन ये दो फोर्सेस जो है ये फोर्सेस हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, तो भाई क्या हो कि अगर हमारे पास फोर्स ड्यू टू सूजन इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू निकल, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो, ये भी 2 न्यूटन के बराबर, फिर नेट मोशन किस तरफ होगा? नेट मोशन कहीं नहीं होगा, तो वेलोसिटी कितना सर? 0।
सो अगर हमारे पास सारी की सारी फोर्सेस बराबर है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कि भाई फोर्सेस लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट का मोशन कितना है? जीरो। ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो कितना है? जीरो है। अगर ऐसा सिचुएशन हमारे पास कोई अपियर होता है तो उस केस में हमारे पास सारी की सारी फोर्सेस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो लिखिए when the net motion is zero, when the net motion is zero, concurrent forces are said to be in equilibrium. Concurrent forces are said to be in equilibrium. Concurrent forces को equilibrium में माना जाएगा अगर नेट फोर्स हमारे पास कितना है? जीरो है। सिचुएशन ये, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं, क्या तब हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं? अगर नेट मोशन जीरो नहीं है, यही एग्जांपल अगर हम ले ब्लॉक वाला, अगर नेट मोशन जीरो नहीं है तो तब क्या वो कॉन्करेंट फोर्सेस मानी जाएंगी? हाँ, तब भी वो कॉन्करेंट मानी जाएंगी, तब भी वो फोर्सेस कॉन्करेंट मानी जाएंगी, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्सेस का डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि भैया मैक्सिमम फोर्सेस होंगे, दो से ज्यादा फोर्सेस होंगी। तो फोर्सेस तो तब भी चार लगी, लेकिन एक फोर्स इनबैलेंस होने के कारण मोशन आ रहा है, तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं। इक्विलिब्रियम में फर्क यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है लैमीज थ्योरम। छोटा सा डेफिनेशन है, प्रूफ आपको नहीं है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट लैमीज थ्योरम का। और लैमीज थ्योरम का मैक्सिमम टाइम में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं ना, उनको सिविल इंजीनियरिंग में उनको मैक्सिमम चीज़ें मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये इक्वेशन से न्यूमेरिकल चलता रहता है। ठीक है, लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, सर लैमीज थ्योरम क्या कहता है? देखिए लैमीज थ्योरम क्या कहता है? भाई कहता है अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हमारे पास, मान के चलो कि तीन फोर्सेस, इसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स F1 इस दिशा में लग रही है, F2 इस दिशा में लग रही है, F3 ऐसा लग रही है बाहर में, तीन फोर्सेस लग रही है। कितनी फोर्सेस लग रही है? तीन फोर्सेस लग रही है। फोर्स 1 के ऑपोजिट में जो एंगल है, सपोज दैट इज अल्फा, ये एंगल अल्फा। फोर्स 2 के ऑपोजिट में जो है दैट इज बीटा, और फोर्स 3 के ऑपोजिट में जो है दैट इज गामा। सो लैमीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? लैमीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है भैया कि हमारे पास F1 बटे में साइन कौन सा रहेगा? इसके F1 के ऊपर साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बटे में साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बटे में साइन, ये प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना डेफिनेशन है किसका? लैमीज थ्योरम। इसका प्रूफ आपको नहीं करना है। ठीक है, जस्ट याद रखना कि लैमीज थ्योरम क्या है, और इसी के बेसिस के ऊपर मैं बोलता हूं भाई एक रिजिड सपोर्ट है, एक रिजिड सपोर्ट है। मान के चलो कि भैया एक दीवार है, एक की साइड में दीवार है और एक उस साइड में दीवार है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक रस्सी बंधी हुई है, दोनों दीवार के बीच में क्या बंधा हुआ है? एक हुक लगा है, और उस हुक से एक रस्सी बंधी हुई है। ओके, हुक से रस्सी बंधी हुई। सडनली कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि इस रस्सी के ऊपर से वो चलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनका, जो सर्कस में होता है, वो सर्कस बताते हैं ना, वो लड़कियां चलती है ना उसके ऊपर से, रस्सी के ऊपर से चलती है। मान के चलो कि वही लड़की इस रस्सी के ऊपर से चल रही थी एंड सडनली वो यहाँ से गिर जाती है। जब वो गिरती है तो इस रस्सी को पकड़ती है, तो ये रस्सी खींच जाती है कुछ इस प्रकार से, ऐसा। ठीक है, अगर बोलता है इस रस्सी का, इस जो पर्सन यहाँ से गिरा
इसका मास अगर 20 kg के बराबर है, इसका मास अगर 20 kg के बराबर है और ये इनिशियल पोजीशन के साथ जो एंगल बना रही है, लेट अस सपोज दैट दैट इज 30 डिग्री एंगल एंड इस साइड भी 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो बताओ कि इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना क्रिएट होगा। T1 एंड T2 का वैल्यू आपको निकालना है। T1 एंड T2 का वैल्यू आपको निकालना है। टेंशन में तो फोर्स ही आपको निकालना है। क्या निकालना होगा? फोर्स निकालना है। क्या ये क्वेश्चन निकलेगा आपसे? निकलेगा। पहले तो आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है कि इस रस्सी के ऊपर फोर्स कितना लगा है। अगर ये लड़की यहाँ से लटकी हुई है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना होगा? वेट के बराबर है ना। दैट विल बी F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे कितना होगा? 20 into 10 है ना। दैट विल बी 200 न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा। यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन के बराबर लग रहा है। अब आपको टेंशन 1 और टेंशन 2 के बारे में पता करना है, लेकिन अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी आपको निकालना होगा ना, क्योंकि यही तो हमारे पास अल्फा है। फिर ये रहा हमारे पास बीटा और ये रहा हमारे पास गामा। पहले तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकलेगा? देखिए, ये वाला हमारे पास बनना है ट्रायंगल। क्या बनना है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम इसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। दोनों एंगल कितने बन गए? 30 और 30 60, 180 माइनस 60। क्या ये एंगल निकल जाएगा? ठीक है। फिर इस फोर्स से उसका रेशियो लो, और भाई ये एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर मैं इसका सीधा ऐसा परपेंडिकुलर लेता हूँ तो ये एंगल, ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये हमारे पास क्या बनेगा? आधा से आधा साइड, तो ये होगा हमारे पास 180। पूरा एंगल ये कितना होगा? 180 ना, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट माइनस कर लो। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल्स आपको पता करने हैं ना, कंस्ट्रक्शंस वगैरह लगा के। ज्योमेट्रिक आती है ना सबको, ऐसे तो पढ़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल निकालना है आपको किसके? ट्रायंगल। और फिर फोर्स का रेशियो अगर एंगल का पता चल गया तो भाई फिर आपके पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा 200 बटे में ये कितना आएगा दूसरा एंगल? 30 180 माइनस 120 साइन 120 इज इक्वल टू F2। F2 आपको निकालना है बटे में, F2 यही मानकर चलो टेंशन 2 निकालना, बटे में ये एंगल आएगा, मान के चलो कि A एंगल साइन A। ठीक है। और उसके बाद आपको इसके बटे में ये एंगल मान के चलो कि B है, तो 200 बटे में साइन 120 है ना। तो F2 या टेंशन 2 टेंशन 1 बटे में, ये टेंशन 2 टेंशन 1 बटे में कितना हो जाएगा? साइन B। कोशिश करना इसको निकालने की, नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही हम निकालेंगे। बट उससे पहले मुझे सबकी कॉपी चेक करनी है कि भाई किसी ने कोशिश किया नहीं किया। बात अलग है, निकले ना निकले वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना आपका काम। ठीक है भाई, क्वेश्चन का समझ आया? क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्सन जो है वो किसी स्ट्रिंग के ऊपर लटक रहा है। जब उस पर्सन का मास हमारे पास 20 kg के बराबर है, तो बताओ भैया कि इस स्ट्रिंग के दोनों हिस्सों में, जहाँ से वो लुटका है, तो उसके दोनों हिस्सों में कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, वही टेंशन आपको पता करना है। ठीक है। और भाई टेंशन, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे अगर हम बढ़ाएं तो ये भी बताए कि भाई ये स्ट्रिंग कब टूटेगी, लेकिन उसके लिए हमें अभी प्लास्टिसिटी वो पढ़ना है, तो हम बाद में बात करूँ। एक दिन मैं फिर से ऐसा क्वेश्चन एक डाल दूंगा तो उस वो टॉपिक भी कवर करूँ। ठीक है भैया, चलिए इसको कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। ये था लामीज थ्योरम। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? नेक्स्ट सब यूनिट इसका लॉज ऑफ मोशन का सेकंड सब यूनिट, यहाँ तक फर्स्ट सब यूनिट। ठीक है, ओके। चलिए फ्रिक्शन क्या होता है, आज का जो असली टॉपिक हमारा है दैट इज फ्रिक्शन। सो बताइए क्या है आपके हिसाब से फ्रिक्शन क्या होता है? शुरू क्या नाम? प्रीति, फ्रिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन?
व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? कौन बताएगा फ्रिक्शन क्या है? किसी को पता है फ्रिक्शन के बारे में? ना कोई भी चीज रब करते हैं, अगर रब करते हैं जैसे हम हाथों को रब करते हैं, इसके बीच में जो बन रहा है मोमेंटम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कोई? जैसा कि इन्होंने कहा कि हम जब भी हाथों को रब कर रहे हैं, ध्यान देना, उसके बीच में जो मोमेंटम बना उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। नहीं, वो मोमेंटम नहीं, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ, हाथ रब करते वक्त हमारे पास फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। यस एग्जैक्टली, अप्लाई हो रहा है। जब हम हाथ को रब करते हैं तो ध्यान दीजिए हो क्या रहा है। हम हाथों को रब कर रहे हैं तो एक हाथ को दूसरे हाथ के रेस्पेक्ट में मूव करवा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स मेरा एक हाथ जो है वो दूसरे हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है और मैं फ्रिक्शन फोर्स को मूव करवा रहा हूँ, मतलब ओवरकम करके अपने हाथों को मूव करवा रहा हूँ। ये जो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, ये कैसे अपियर हो रहा है? एज अ हीट। और सर्दियों में हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, हाँ ठंड लगी है ना, तो ऐसे ही करते हैं ना। तो वो क्या है भाई? फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ द हैंड्स। रिलेटिव मोशन ऑफ द हैंड्स व्हिच appears as the work done during the momentum appears as the heat against। क्योंकि काम कर रहे हैं तो कुछ न किसी हाल में तो निकलने का है ना। तो कैसे अपीयर हो रहा है? हीट against। सो व्हाट यू मीन बाय फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन क्या बना है? फिर फ्रिक्शन क्या हो? अब कोई कोशिश कीजिए बताने की फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स है जो मतलब रोकती है किसी चीज को, जैसे यस एग्जैक्टली, चल रहे हैं तो ग्रेविटी हमें, हाँ ठीक। सो फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच opposes the relative motion of the bodies when the bodies are in contact। लिख लीजिए इसको। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, it is a kind of force which opposes the relative motion of our body, which opposes the relative motion of the bodies when they are in contact। ठीक है। फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन हमारे पास एक प्रकार का फोर्स है when they are in contact, when they stands for the bodies, है ना। दे किसके लिए स्टैंड कर रहा है? बॉडीज के लिए स्टैंड कर रहा है। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स which opposes the relative motion of the bodies when they are in contact। तो भैया फ्रिक्शन में हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है। हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा था हमने? स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के इस यूनिट के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। लास्ट ऑफ का पहला लेक्चर यही था, इंट्रोडक्शन टू फोर्स, है ना। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ फोर्सेस के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है और कुछ फोर्सेस हमारे पास बिना कांटेक्ट के भी काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स हमारे पास कुछ ऐसी है जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वगैरह वगैरह है, तो ये हमारे पास विदाउट कांटेक्ट भी काम करते हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके लिए कांटेक्ट का होना कंपल्सरी। अगर कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, लगेगी नहीं। ठीक है, सो इट्स अ कांटेक्ट फोर्स, है ना। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हमारे पास कितने प्रकार के टाइप्स, कितने प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स हैं? भैया हमारे पास दो प्रकार की फ्रिक्शनल फोर्स है, दो प्रकार की। एक है हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन और दूसरा हमारे पास है इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन and then another one is internal friction। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? सर एक्सटर्नल से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन कौन सा होगा, जहां पर एक्सटीरियर कांटेक्ट होगा। जहां पर हमारे पास एक्सटीरियर कांटेक्ट होगा वहां पर हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सी है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड हैंड, जैसे अभी आपने बात किया हम रब कर रहे हैं,
तो बाहर से कांटेक्ट आ रहा है ना दोनों हाथ से, तो हमारे पास कौन सा है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन किसके बीच में? टायर एंड रूट। टायर का बाहर से कांटेक्ट हो रहा है रोड के साथ, वो भी हमारे पास कौन सा है ना? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड स्ट्राइकर एंड कैरम बोर्ड है ना, तो वो भी कौन सी? एक्सटर्नल। उसके ऊपर चल रहा है वो स्ट्राइकर। तो कोई भी फ्रिक्शन अगर हमें दिखती है तो हमारे पास कौन सी है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम अगर इंटरनल फ्रिक्शन की बारे में बात करते हैं तो इंटरनल फ्रिक्शन खासकर आपको देखने में मिलता है फ्लूइड्स के अंदर। कहाँ पे? फ्लूइड्स के अंदर। पानी को कभी किसी ने बिल्कुल धीरे से खोला, ध्यान देना, जब आप पानी को, ये आपका टैप का आउटलेट है, कई बार क्या होता है ना, पानी यहाँ से बिल्कुल ऐसे 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 स्मूथ होके ऐसा बिल्कुल पतली धार छोड़ता है, ऐसा होता है, कभी देखा है ऐसा आपने? अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं तो ये मुझे ऐसे दिखेगा। ये पानी की बिल्कुल सेंटर वाली लेयर है। अब वो लेयर किस फॉर्म में होगी? पानी जो निकल रहा है तो सर्कुलर फॉर्म में निकल रहा है, ऐसा सिलेंडरिकल। ध्यान दो, पानी जब भी टैप से बाहर निकल रहा है तो ऐसे गोल गोल होकर निकल रहा है, और वो गोला ही नीचे की तरफ आते उसका रेडियस कम हो रहा है, तो वो किस शेप में बन रहा है? राउंड शेप में बन रहा है, इस शेप में बन रहा है, राउंड शेप में। ऐसे ही होता है ना, देखा होगा कभी, एक्सपीरियंस किया होगा। तो भाई पहला हमारे पास जो सेंटर वाली लेयर है वो ये है, उसके बाद बाहर वाली लेयर वो भी इसके साथ है, उसके बाद बाहर वाली लेयर वो भी इसके साथ है, बाहर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर एंड बिल्कुल बाहर वाली लेयर। अब ये ऐसा गोल प्रकार का क्यों बनता है? कोन शेप का क्यों बनता है? Why it appear as a conical shape? जब पानी बिल्कुल स्मूथली नीचे गिरता है टैप से तो कोन शेप में बनता है। देखा किस किसने देखा? जब पानी बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल प्रेशर ना हो, तो लैमिनर फ्लो है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन में लैमिनर फ्लो तो बिल्कुल कैसे गिरता है? ऐसे तो नहीं गिरता। वहां पे आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है? दिस इज लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, 6 एंड बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन 7। अब लेयर 1 और बाहर से क्या है भाई? टैप का सरफेस है जो लोहे का बना है या प्लास्टिक का बना है। अब इस लेयर 1 और टैप के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। कौन सा है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पे पानी और लोहे का कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके अंदर अगर हम घुसे, दूसरी लेयर के साथ घुसे, तो दूसरी लेयर जो हमारे पास है, दूसरी लेयर और पहली लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन है, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन है, फोर्थ लेयर और थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन। जो सेंटर वाली लेयर है ना, उसमें आते आते फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे गिरता है। और जो जल्दी से नीचे गिरेगा तो वो तो आगे ही आएगा। बाकी जो उसके बाद में थोड़ा सा उसको दूसरी लेयर पकड़ रही है, थोड़ा ऊपर खींचेगी, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, तो ऐसे ऐसे रहते ये कौन सी शेप बनता है? कोनिकल शेप में बनता है। या फिर आपने ये चीज भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार आप अगर पानी में उतरते हैं, बहते हुए पानी में उतरे, ये आपका स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, या जो लोग अंदर से, मतलब नदी के अंदर से जो गोता लगाते हैं ना, उन लोग को ये अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, जो लोग नहाने के लिए खास करके लड़के वगैरह, ठीक है। पानी के ऊपर से आपको बहता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अगर पत्ता ऊपर से बह रहा तो बहुत अच्छे से, कूड़ा बह रहा तो बहुत अच्छे से बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पानी के अंदर वही कूड़ा बिल्कुल धीमी गति से गुजरता है। देखा कभी पानी के अंदर आंखें खोल के देखा, डुबकी लगाई, देखा अंदर से, तो अंदर में क्या होता है? मतलब अंदर से अगर वो धीमी रफ्तार से बह रहा है तो इसका मतलब वहां पे फ्लो कम, फ्लो ज्यादा कहाँ पर है? सरफेस के ऊपर है। फ्लो ज्यादा कहाँ पर है? सरफेस के ऊपर है। तो सर ये नहीं पहली लेयर जो किसके? ग्राउंड और वाटर की पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर, इसका फ्लो ज्यादा है, ये तीसरी लेयर, इसका फ्लो ज्यादा है, चौथी लेयर ज्यादा, पांचवी लेयर का ज्यादा, छठी लेयर का तो सबसे ज्यादा होगा, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी सबसे ज्यादा होगी,
होता क्या है सर कि पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है वो स्लाइड कर रही है और पहली लेयर के पार्टिकल जो है दूसरी लेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहता है, मॉलिक्यूलर फोर्स है ना। अच्छा, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर के बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तीसरी लेयर और चौथी ये। जब एक ही मीडियम के अंदर बहुत सारी फ्रिक्शन एक ही मीडियम के अंदर लग रहा हो, उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। कई बार इसका नाम हमारे पास दिया जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कस मीडियम, विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, पत्थर वाली एग्जांपल तो हमारे पास रहेगी। पत्थर के ऊपर जब आप चलते हैं ना, पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है। आपने ये पाँव रखा, पत्थर के ऊपर आपने पाँव रखा, चलिए आपका पंजा ऐसा, ठीक है। एक बार आपने पाँव इस पे पत्थर पे गड़ाया, फिर इसके बाद इसको एक्सपीरियंस करना। एक बार जब आपने पाँव पत्थर पे गड़ा दिया मतलब जमा दिया, फिर इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करना। सबसे ज्यादा फोर्स आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। पाँव एक बार लग गया ना, पहली बार तो पाँव लगेगा ही नहीं पत्थर के ऊपर, क्योंकि फ्लो ज्यादा है तो स्लिप मारे। लेकिन एक बार अगर आपने जमा लिया पाँव उसके ऊपर, फिर देखना कि आपको फोर्स कहाँ पे लगती है। जितना ज्यादा ऊपर तक आपके ऊपर पानी आ रहा होगा, टॉप मोस्ट लेयर में ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पर फुट पे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 0 फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बहते हुए पानी में निकलो कभी, दरिया में निकलो कभी, ठीक है, कभी दरिया में निकलो, क्रॉस करने की कोशिश करो। जब चलते हैं तो फोर्स यहीं पे लगती है ऊपर, पाँव पे ज्यादा फोर्स नहीं। पाँव इसलिए क्या होता है कि जब भी हम दरिया में चलते हैं, पानी बहते हुए पानी में चलते हैं, तो पाँव बहुत जमा के दूसरा कदम उठाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही रीजन है, ऊपर वाली लेयर का मोशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाली, ठीक है। इसके कारण, क्योंकि इन लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। और वो फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रही है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विस्कोसिटी, या इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी भी कहा जाता है, ठीक है भैया। क्लियर है फ्रिक्शन फोर्स क्या है? किसी को मैंने सुना था एक बार कभी कि फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। नो, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन, व्हिच अपोजेस द मोशन। ध्यान देना भैया, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करेगी मोशन को। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगी, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगी। हमेशा आपके मोशन के उल्ट ही नहीं, आपके मोशन के उल्ट ही, ठीक है भैया। चलिए नाउ इंटरनल फ्रिक्शन को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में आगे पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन की कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। कितने प्रकार की एक्सटर्नल फ्रिक्शन है? 3 प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। सर कितने प्रकार के एक्सटर्नल फ्रिक्शन है? 3 प्रकार। सबसे पहले तो हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। There are 3 types of friction. First is your static friction, limiting friction and kinetic friction. ठीक है, 3 प्रकार के फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को ही हमारे पास डायनामिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है, फ्रिक्शन इन मोशन।
फ्रिक्शन इन मोशन। ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कहता है भाई अगर आप फोर्स लगाते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो कोशिश करेगा मूव करने की या तो मूव करेगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, या तो वो कोशिश करेगा या तो मूव करेगा। हाँ ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो कोशिश करेगा या तो फिर क्या है वो मूव करेगा। जब वो कोशिश करेगा क्या उसका मोशन होगा? मोशन जीरो है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, फोर्स है तो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मोशन कितना? जीरो। किसके कारण? इनर्शिया के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। क्या वहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगी? वहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स है जो उसके मोशन को अपोज कर रही है, जो उसके मोशन को होने नहीं दे रही है। जब वेलोसिटी हमारे पास जीरो है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, at that time the friction is known as static friction. Friction exists during zero motion is known as static friction. ठीक है, उस वक्त हमारे पास फ्रिक्शन कौन सा होगा? Static friction. या फ्रिक्शन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर अगर मैं और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना। चलो हम समझते हैं इसको थोड़ा सा। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है। सपोज दैट इसको मोशन में लाने के लिए मेरे को फॉर मोशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर मोशन, इसको मोशन में लाने के लिए मेरे को एक्सटर्नल एफर्ट जो लगाना पड़ता है, एफ एक्सटर्नल जो लगाना पड़ता है वो 20 न्यूटन का लगाना पड़ता है। कितना भैया? 20 न्यूटन का लगाना पड़ता है। अब मैं स्टार्टिंग केस में, पहले केस में मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ भाई? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। एंड फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। आइदर द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, आइदर इट विल टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग, बट स्टिल द बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज the applied force is less than the affordable force, है ना? जो फोर्स मुझे चाहिए उस फोर्स से कम है। ठीक है भाई, तो क्या मोशन होगा? नहीं सर। वेलोसिटी कितना है? जीरो। किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा सर? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, मान के चलो कि लगभग 19.99 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं। अब क्या होगा? अब 0.01 फोर्स भी अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब इसका लिमिट कितना है? 19.99 है मैक्सिमम लिमिट, ताकि ये ऑब्जेक्ट इसमें रहे, रेस्ट में रहे। अगर इससे ऊपर मैंने थोड़ा सा भी लगा दिया तो मेरे पास ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है? अरे भाई वो कई बार दिखाते ना मूवी में कि गाड़ी फंस गई है ऐसे झोल खा रहे, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया, वेट इधर से उधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? गाय खाई में गिरेगी। तो वो एक पीक वैल्यू है, वो एक पीक वैल्यू है। तो इसका पीक वैल्यू है 99.9। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा सर हमारे पास? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, मान के चलो
कि मैं इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 30 न्यूटन। क्या मोशन एग्जिस्ट करेगा? Yes, v is sir. not equals to 0 इन दिस केस, डेफिनेट सी बात है, ये तो उड़ता हुआ चला जाएगा। 20 न्यूटन की फोर्स इसको चाहिए थी, लेकिन कितनी लगी? 30 30 की, तो ये तो उड़ता हुआ चला जाएगा ना। पर जब ऐसा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं। तो जब सर वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो उस वक्त भी फ्रिक्शन तो लग रही है, फ्रिक्शन तो तब भी अपना काम कर रही है। अगर फ्रिक्शन लग रही है तो इस वक्त हमारे पास कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, आज यू कैन से दैट द डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या इस चीज का आपने कभी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? एक फिजिकल लाइफ में इसका थोड़ा सा फील देने की कोशिश करते हैं कि कब आता है। क्या आपने ऐसा कभी फील किया अपनी लाइफ में? ऐसा कभी आपके साथ हादसा हुआ है? कब? रेस स्टार्ट करने से पहले। हाँ? रेस स्टार्ट करने से पहले। रेस स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन कैसा है? जब पहले तब स्टैटिक है, हाँ। जब ऑन यू सेट हो गया तो लिमिटिंग, वो जब निकल गए तो काइनेटिक। नहीं ना, ऐसा नहीं है, वो तो आप काम करते हैं, आपके ऊपर बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा। ऐसा केस आपके पास कहाँ हुआ? जाने अनजाने में, पता नहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है। कभी कभी बाथरूम में या वॉशरूम में टाइल के ऊपर आपने वाइपर फेरा है? वाइपर फेरा, खास करके लड़कियों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, लड़के तो करते नहीं, ठीक है। वाइपर कभी कभी फंस जाता है, तो फंस गया तो भाई क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके ऊपर और जोर लगाओ, फिर वो कड़कड़ करना शुरू करता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उससे भी ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ फिर वो स्लिप कर देता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब वो फंसा, वाइपर जब फंसा, तब हमारे पास कौन सा केस है? स्टैटिक फ्रिक्शन का है। जब हमारे पास वाइपर कड़कड़ करना शुरू किया, कड़कड़ मतलब वो ऐसे ऐसे ऐसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वो छूट भी नहीं रहा है और छूटना भी चाहता है, फोर्स भी लग रही है कंटिन्यूसली, आप बाहर से उसको फोर्स मतलब और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और जब एक बार छूट गया तो फिर कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज योर फ्रिक्शन, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है? कोई इशू है फ्रिक्शन में? कोई इशू नहीं है। कल हम इसके लॉज ऑफ फ्रिक्शन करते हैं, 4 लॉज, 4 के 4 प्रूफ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपनी सेहत का और अपना ध्यान रखें, बढ़ते रहिए।